दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है वहम। आखिर तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा था? अपने हाथ में एक चिट्ठी लिए रामपाल ने जिस तेवर के साथ अपनी प्रियतमा से यह प्रश्न किया, उसे प्रेमालाप तो किसी भी मायने में नहीं कहा जा सकता। कशिश घबरा उठी। वह तेजी से रसोईघर से बाहर निकली, लेकिन उसने डरते डरते पूछा, क्यों? मैंने क्या किया भला? मेरी नौकरी के लिए तुमने अपने भैया के पास चिट्ठी लिखी थी, और वह भी रोते हुए और कलेजा पीट कर। मेरी और अपने भैया शब्दों पर रामपाल ने बड़ा जोर दिया था। कशिश मन ही मन आहत हुई या नहीं, कहा नहीं जा सकता था। उसने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, अच्छा तो यह बात थी। तभी तो मैं कह रही थी कि आखिर मुझसे कौन सी चूक हो गई, और इसमें रोने गाने और झींकने वाली ओछी बात भला कहाँ से आ गई। मैंने तो उन्हें बस इतना ही लिखा था कि भैया, आप इतने बड़े दफ्तर में अफसर हैं, ढेर सारी जगह निकलती ही होंगी, एक आध जगह के बारे में ज़रा इधर का भी ध्यान रखें। अगर ऐसा बता भी दिया तो ऐसा कौन सा भारी गुनाह हो गया? गुनाह? तुम भला ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुमने तो मुझ पर बड़ा भारी एहसान किया है, मुझे तो तुम्हारा एहसान मन होना चाहिए। भैया ने दो टूक जवाब लिखकर भेजा है, और वह भी अपने हाथ से। लो, पढ़ना है तो पढ़ो। और भैया को तो दोष दिया भी नहीं जा सकता। रामपाल की नौकरी चले जाने के बाद सुमित भैया ने कई बार उससे कहा कि वह उनके दफ्तर आकर मिले, लेकिन रामपाल ने भी जैसे कसम खा रखी थी, अपने साले के अधीन काम मैं नहीं कर सकूँगा। सुमित भैया भी आखिर क्या करें, और इसके बाद के 8 महीने में किस तरह गुजर बसर हुई है, इसे कशिश ही जानती है। कशिश ने झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी को पहले से ही हटा दिया था, जबकि नौकर खुद काम छोड़कर चला गया था। कशिश ने यह भी सोचा था कि धोबी का बंधा बंधाया चक्कर हटा देने पर शायद कुछ बचत हो जाए, लेकिन साबुन और सोडा खरीद पाना भी बड़ा कठिन हो गया था। धीरे धीरे और एक एक करके नाश्ता और जलपान, चाय और भात के संग साथ जुड़े रहने वाले दूसरे उपकरण धीरे धीरे गायब होते चले गए, और अब सिर्फ दाल से ही गुजारा हो रहा है। गनीमत है अभी उसे दाल कहा जा रहा है, अगर उसे जल कहा जाए तो कोई गुस्ताखी ना होती। अपनी खातिर न सही, लेकिन बच्चों के चेहरे की तरफ देखकर कशिश के जी में आता कभी कि वह दीवार पर सिर पटक कर अपनी जान दे दे। चीख चिल्लाकर रोया भी नहीं जा सकता। लोग लाज का लिहाज न होता तो कभी कभार बुक्का फाड़कर अवश्य ही रो लेती। कैसा हो गया था यह सब असहाय और अभिशप्त जीवन। उसने इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी कि अपनी तरफ से कुछ कमाने धमाने की कोशिश करती। निम्न मध्य वर्ग की घर गृहस्थी जिस तरह चला करती है, उसी तरह दिन कट रहे हैं। किशोर अवस्था से लेकर जवानी तक, और जवानी से अधेड़ अवस्था की ओर शिल्पकला या दस्तकारी का काम भी उस स्तर तक नहीं सीख पाई थी कि उसकी बदौलत कोई सुविधा जुटा पाती। आखिर वह करे भी तो क्या करे? उसने काम करने या सीखने की जितनी क्षमता थी, वह सब वह पहले ही कर चुकी थी। अब शंख की शाखा और प्लास्टिक की जुड़वा चूड़ियों को धो धोकर पीने से कहीं किसी का पेट भरता है? तकलीफ़ के ये दिन कैसे भी नहीं कटते। एक एक दिन एक साल की तरह बीतते रहे। ऐसा नहीं है कि वह सिर पर सवार दिनों को बाल की लठों की तरह झटक दे। उसे एक एक घंटे और घंटों में बंधे एक एक मिनट और सेकंड को झेलना था। स्कूल से वापस आते ही भात खाने देने का लालच दिखाकर बच्चों का मुंह सुखाए बैठे देखना भी वह किसी तरह झेल रही थी, लेकिन जब स्कूल की फीस चुकाए न जाने के अपराध में उन्हें वहां अपमानित कर घर वापस भेजा जाने लगा, तो वह जैसे तिल मिला उठी थी। और तभी एकदम से कातर होकर उसने भैया को चिट्ठी लिखी थी। अब इसमें बातें बढ़ा चढ़ाकर या रो धोकर भले ही न की गई हो, लेकिन उसमें हल्का सा उलाहना तो था ही। रामपाल के साथ इस तरह में कोई सलाह मशवरा करने का साहस भी वह जुटा न पाई थी। पता नहीं सुमित भैया का क्या उत्तर आए। अगर बात बन गई या मौका मिला तो रामपाल से इस बारे में ज़रूर बात बताएंगी। इतनी परेशानियों के बाद भी क्या रामपाल नरम नहीं पड़ेगा? कम से कम कशिश के सामने तो उसे शर्मिंदा होना चाहिए, या फिर बच्चों की जिम्मेदारी की खातिर ही सही। इधर से तो एक तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कशिश। उसे अगर कोई चिंता लगी थी तो वह भी सुमित की ओर से। अगर वह कहे कि नौकरी तो किसी की बाट नहीं जोती बहन, या पेड़ों पर तो नहीं फलती, तो वह कर भी क्या सकती है? कहाँ से लाए वह?
वह तो यही कहेगा, मैंने जब कहा था तो आखिरकार यही हुआ। चिट्ठी भी की थी, दूसरे की नहीं, रामपाल ने ही खोलनी थी। कशिश ने बड़े कष्ट से अपने स्वाभाविक भंगिमा को बनाए रखा, होठों पर ज़बरदस्ती मुस्कान लादकर और बनावटी भाषा कौशल के सहारे उसने नकली गुस्से के साथ कहा, आखिर तुमने मेरी चिट्ठी को खोला ही क्यों था? कैसे नहीं खोलता हुजूर सरकार, वैसे इस चिट्ठी का इकलौता वारिस तो मैं ही था। रामपाल ने चुटकी ली। तुम्हारे करुणावतार भैया ने तो बड़े स्नेह के साथ मुझे बताया कि ब्रह्मांड की गाय की तरह एक बड़ी ही शानदार नौकरी उनके हाथ में है। इसमें काम तो कुछ है नहीं, लेकिन तनख्वाह बहुत अधिक है। बस सारा कुछ मुझ पर निर्भर है कि मैं उस पर कृपा करूं और उस खाली कुर्सी को सुशोभित करूं। हे भगवान, तो तुम अब तक विराजमान हो। तुमने कशिश की लाज। अगर रामपाल की बातों में इतना व्यंग न होता तो कशिश की आंखों में खुशी के आंसू बह निकलते। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात को छिपाते हुए चैल के अंदाज में कहा, तो फिर देर किस बात की है? माँ दुर्गा का नाम लेकर निकल पड़ो। किसे पता है कि देर हो जाने पर वह कुर्सी भी हाथ से खिसक जाए। अच्छा। दुबले पतले और नसीले हाथ को ऊपर उठाकर और मुट्ठी से अपने बालों को जोर से जकड़कर रामपाल ने कहा, और तुम भी फूल, तुलसी दल और गंगाजल लेकर तैयार रहना। फूल और तुलसी? कशिश ने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं भला? मनोकामना पूरी होने पर इष्ट देवता को संतुष्ट करने की यही तो रीत है। एकदम सीधी बात है। भैया की दया की रोटी से और कपड़े की किल्लत तो दूर होगी। भैया क्या हुए, भगवान के भूत और बभूत हो गए? कशिश ने तिल मिलाकर कहा। तो इसमें मजाक वाली ऐसी क्या बात हो गई? आखिर अपने लोगों और जान पहचान वालों को लोग नौकरी में लगाते ही है ना। और अगर नौकरी लगवाई जाती है तो क्या वे नौकरी लेना नहीं चाहते? लेंगे क्यों नहीं, ज़रूर लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मैं तो उनका आत्मीयजन हूँ और ऐरा गहरा दूर का रिश्तेदार नहीं, सारे नाते रिश्तेदारों में सबसे नज़दीकी। कशिश ने इस मौके पर अपनी नाराज़गी को दबाने या छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए भला वह आत्मीयजन क्यों होने लगा? वह तो सड़क पर चलता हुआ एक अनजाना सा आदमी है, लेकिन याद रखना कि वह मेरा सगा भाई है। तो फिर तुम्हें नौकरी कर लो न जाकर। रामपाल कड़वी बातें नहीं बढ़ा रहा था, जहर उगलकर लौट रहा था। इसी बीच उसने सिर में जोर का दर्द होने लगा। उसकी बातें उस करने में भी तकलीफ़ होने लगी थी। भात न खाकर भी वह कुछ दिन गुजार सकता था, लेकिन चाय के बिना वह रह नहीं सकता था। तो भी उसे चाय के बिना रहना तो पड़ ही रहा था, और तभी शरीर उससे बदला ले रहा है। रामपाल अपने बिछावन पर पड़ जाना चाहता था, लेकिन कशिश ने रास्ता काटते हुए जले भुने स्वर में पूछा, तुम समझते हो, तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वही करोगे? तुम्हें पता भी है घर संसार कैसे चल रहा है, देख नहीं पा रहे हो क्या? लेकिन रामपाल ने भी छूटते ही उत्तर दिया, यूं ही देख भी कैसे सकता हूँ? टपाटप राजभोग जो निगल रहा हूँ, कीम खौफ के गद्दे पर जो सो रहा हूँ, बाहर भीतर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा क्या? राजभोग तुम्हें नहीं, सभी भोग रहे हैं। कशिश जैसे चीख पड़ी। बच्चों के सूखे चेहरे की तरफ कभी देखा भी है तुमने? मैं ठहरी औरत जात, तो भी मेरे जी में यही आता रहता है कि बाहर सड़क पर निकल जाऊं और छोटा मोटा जो भी काम मिले करूं, उससे गुजारे लायक कुछ तो पैसे मिलेंगे। और एक तुम हो मर्द की औलाद, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? सर दर्द के बहाने तकिए पर तकिया चढ़ाए पड़े रहते हो, और ऊपर से झूठा गुमान भी कैसा? साले के हाथ काम नहीं करूँगा, और देख लेना उन्हीं के सामने तुम्हें हाथ फैलाना पड़ेगा। वैसी नौबत आने के पहले मैं सड़क पर भीख मांगना पसंद करूँगा। कहता हुआ रामपाल फिर अपनी कमरे की तरफ बढ़ चला, लेकिन कशिश ने भी तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह उसे आज इस तरह नहीं बख्शेगी। आज वह सारा आसमान सिर पर उठा लेगी। आज का एक एक पल कशिश के लिए जहर की तरह है। इस जहर से रामपाल का चेहरा नीला हो उठा है, सचमुच वैसा ही अपमानजनक और मौत की तरह भयानक। सुनने में भले ही लगे, लेकिन उसके मन की आंखों के सामने सब कुछ साफ दिखता है। रामपाल का चेहरा देखते ही उसके रोम रोम में जैसे आग सुलग उठती है। क्यों भला क्यों? चारों हाथ पांव सलामत होने के बावजूद रामपाल इस तरह कायरों की तरह क्यों पड़ा रहता है? रामपाल अपनी तरह कायल नहीं जान पड़ता, लेकिन कशिश जानती है कि रामपाल और भी कोशिशें कर देखे। आस पड़ोस से अखबार मांगकर पढ़ने और खाली जगहों के विज्ञापन देखने भर से कभी कभार एकाध जगह पर साक्षात्कार देना ही काफ़ी नहीं है। इससे भी बढ़कर कोशिश करने की ज़रूरत है। रास्तों पर
घूम घूम कर हाथ जोड़कर लोगों के पांव पकड़कर कूली या मोटिया का काम कर रिक्शा खींचकर जैसे भी हो रामपाल को घर में 2 पैसे कमाकर लाना ही है। पहले के दिनों में अपने पति के हताश और दयनीय चेहरे को देखकर कशिश के सीने में करुणा का ज्वार उमड़ा करता था। वह चाहती थी कि रामपाल घर संसार की तमाम परेशानी से मुक्त रहे, लेकिन अब उसके मन में ऐसी कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती। तब रामपाल के मुंह से किसी तरह की कोताही की बात सुनती थी तो वह उसे रोक दिया करती थी या हंसकर उड़ा देती थी। यहाँ तक कि शास्त्र वचन का हवाला देती हुई उसे दिलासा देती थी। पुरुषों के मन की 10 दिशाएं होती है। वही कशिश आज मौके बेमौके रामपाल की कोताही और लापरवाही को फटकार सुनाती रहती है। कोई बात चली नहीं कि उसे दुरदुरा देती है। स्नेह, सहानुभूति, करुणा, प्रेम और ममता की सभी धाराएं सूख गई हैं। भूख से बिलखलाते हुए नीलू और वीना की गर्म सांसों की आंच में उसका मन कठोर हो गया है और वह अमित की सूखी और फीकी नज़रों की चाबुक से 4 बच्चों की 4 जुड़वा आंखों का मौन तिरस्कार कशिश को लगातार बांधा जाता था। बच्चों के स्नेह से भी अधिक जो बात उसे कलेजे को गहरे बांध जाती थी वह थी खुद अपनी ही आंखों में गिरा देने वाली शर्म। उसके जी में यही आता कि कैसे वह ज़मीन में गिर जाए जब भात परोसकर फीकी दाल की कटोरी आगे बढ़ाने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं रहता। धरती फटे वह उसमें कैसे समा जाए। उसे एक के बाद एक दूसरे आने वाले दिनों में तबीयत खराब है का बहाना बनाना पड़ता था। बेटे खाना ठीक से नहीं बना पाती, अगर ऐसी स्थिति में हाथ पाँव में कहीं चोट या खरोच लग जाए तो शायद आयोडीन तक न मिले। पेट दुखने लगे तो सौंठ का पानी चाहिए और वह सब कहाँ से लाए। यह सब बताने की ज़रूरत पड़ सकती है। कशिश को ऐसा बुरा सपना भी देखना पड़ सकता है। ऐसा उसने कब सोचा था। घर गृहस्थी के आने वाली हर एक मौजूदा चीज़ धीरे धीरे घर से गायब होती चली जा रही थी और फिर दोबारा नहीं दिखती। कपड़े, लत्ते, जूते, मोजे सब धीरे धीरे विदा होते गए। सारा रख रखाव बिखर रहा था। रामपाल यह सब नहीं समझ पाता। अगर बच्चों ने कभी कभार किसी बात पर ज़रा सा भी खेद प्रकट किया तो उसका जी जल जाता। उसका तर्क भी कुछ अजीब सा था। रामपाल कहता, यह कोई पराये नहीं है, नाते रिश्तेदार नहीं है, अरे घर के बच्चे हैं। अगर ये भी अपने बाप का दुख नहीं समझेंगे तो बाप को क्या पड़ी है इनकी आरती उतारने की। मैंने कोई इनकी तमाम जिम्मेदारियाँ उठाने का ठेका ले रखा है। कशिश की बातों से रामपाल के तर्क का कोई तालमेल नहीं था। तभी रामपाल की बात सुनकर कशिश के तन मन में आग सी लग जाती। अपनी तीखी आवाज़ में ढेर सारी कड़वाहट घोलते हुए कशिश बोली, भीख मांगोगे? फिर तो बड़ी मर्दानगी बची रहेगी, है ना? सारी एठी तुम्हारे भैया के दफ्तर में काम करने ही होती है। और भैया की नौकरी भी कैसी है? उनका पाँव जो दबाना है, उनके तलवे में तेल लगाना है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो फिर तुम क्यों नहीं करोगी नौकरी? नहीं तो फिर भैया को क्या जवाब दोगे? कोई ज़रूरी है? तुम चाहो तो जवाब दे देना, मुझे उसकी कोई खुशामद नहीं करनी है। कशिश का चेहरा घृणा और गुस्से से विकृत हो गया। वह चिड़चिड़े स्वर में बोली, मुझे पता है तुम भैया से इतना क्यों चिढ़ते हो। वे एक बड़े अफसर हैं, गाड़ी पर घूमते फिरते हैं, तुम्हारा कलेजा सुलगता रहता है। लेकिन याद रखना, मैं अब तुम्हारे कहने में नहीं रहूँगी। अगर हुआ तो भैया के पास चली जाऊँगी या फिर किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करूँगी। अब यही तो देखना है कि तुम्हारी अकड़ भला किस दिन और किस बूते पर टिकी रहती है। रामपाल और कशिश आज एक दूसरे को काट खाने वाले खूंखार जानवरों की तरह दिख रहे थे। वे एक दूसरे को फाड़ खाने पर उतारू थे, वरना रामपाल की आंखों में ऐसी आग क्यों जल रही होती? उसकी बोली में ऐसी कड़वाहट क्यों थी? जब कमाई ही करनी है तो चाकरी करने क्यों नहीं जाओगे? और भी तो कई तरीके हैं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन भैया भाभी की खुशामद करते हुए उनके यहाँ जाकर अड्डा जमाना भी कुछ बुरा नहीं होगा। उनकी जूठन से भी किसी न किसी तरह पेट भर ही जाएगा। ठीक है, मैं वही करूँगी। अगर न किया तो मैं भी। कशिश के होठों पर आकर एक कठोर और कड़वी कसम अटक गई, क्योंकि ऐसी कसम खाने की उसे आदत नहीं थी। उसका गला रुंध गया। दूसरे दिन सुबह रामपाल घर से बाहर निकल गया। शाम ढल गई, रात हो गई, उसका कोई अता पता न था। कशिश गुस्से में भरी पड़ी थी। तभी नीलू दौड़ती हाँफती माँ के पास पहुँची और बोली, माँ, बड़े मामा आ रहे हैं। भैया? उसे अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती सी लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिर किस मुँह से अपने भाई को वह जवाब देगी? क्या बहाने जुटाएगी? वह रामपाल को धक्के मारकर तो उसके पास भेज नहीं सकती। खुद जाकर तो वह नौकरी मांगने से रहा तो फिर क्या कहे?
क्या करे, वह सोच में पड़ गई। क्या वह रामपाल की बीमारी का बहाना बनाए या फिर उनसे यह कह दे कि भैया तुमको कुछ लिखकर बताना ही मेरी गलती थी, उनकी तबीयत इन दिनों खराब रहती है, आजकल वह काम नहीं कर पाएंगे। क्या सुमित भैया उसकी बात पर यकीन कर लेंगे? जो आदमी घर से बाहर निकल पड़ा है उसको बीमार बताना इस मौके पर एक तरह का मजाक नहीं तो क्या है? क्या उसकी नज़र इस घर की बदहाली पर नहीं पड़ेगी? भैया के यहाँ आने पर कशिश में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वह उन्हें ढंग का खाना खिला सके या चाय पिला सके। क्या उसके भैया सुमित इस बात को नहीं समझते? ऐसा न होता तो कभी कभार जब इधर आना हुआ तो वे छूटते ही कह देते हैं, तू खाने पीने का कोई हंगामा खड़ा न करना कशिश, तुझे पता नहीं मेरा पेट बड़ा ही अपसेट है। इसके बाद भी क्या अब अपना सड़ा गला अहंकार लेकर पड़ा रहेगा रामपाल? और क्या सुमित उसकी इस बात को समझ नहीं पाएगा? वह क्या कहे रामपाल को और किन शब्दों में उसे बुरा भला कहे? क्या वह रामपाल के बारे में जलीकटी सुनाकर उसे और भी जलील न करे? अरे कशिश, कहाँ है रे तू, कैसी है? भैया की स्नेहिल पुकार कशिश के सीने में हथौड़ी की चोट की तरह पड़ी। भैया! अपने फटे हुए आंचल को समेटकर उसने अपनी साड़ी की तहों के बीच छुपाते हुए वह आगे बढ़ी और बोली, अरे भैया तुम अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए, समय की कहाँ मिल पाता है रे, और आजकल काम का इतना दबाव है कि न आ पाने की वजह क्या हो सकती है। इसे अपने स्वभाव के नाते छुपाते हुए भी वह जाहिर थी। रामपाल के स्वभाव से उखड़कर ही सुमित भैया ने मेरे यहाँ आना कम कर दिया था। और क्यों, आखिर काम इतना बढ़ गया कहाँ से? हालांकि कशिश को अपना यह सवाल खुद ही बेमतलब सा जान पड़ा। अरे एक अफसर है, साला बम्बई जाकर जम गया है। खैर, रामपाल को मेरी चिट्ठी तो मिली है ना? तुम्हारी चिट्ठी? कशिश जैसे आकाश से गिरी। तुमने उसे चिट्ठी भेजी थी? उसने हैरानी से पूछा। हाँ रे, उसने धीरे से आवाज़ में कहा। अब उसे नहीं मिली, तभी मुझे शक हो रहा था कि तू देख रही है ना, यह आजकल डाक की क्या हालत हो गई है। दमदम से कलकत्ता आखिर कितनी दूर हैं दोनों? यही 15-20 किलोमीटर, और चिट्ठी आने में 5 दिन लग जाएंगे। छी छी। सुमित ने कुछ सोचते हुए फिर जोड़ा, परसों शाम को ही चिट्ठी डलवाई है ना? खैर मैं ज़रा घूम फिर आऊँ। और हमारे बाबू साहब कहाँ हैं? उनकी मतगत फ्री है? हाँ भैया, और मैं भी यही बताना चाह रही थी, काफ़ी भाग दौड़ के बाद उन्हें एक अच्छा काम मिला है किसी बैंक में। अच्छा, काम मिल गया है? सुमित की आंखें फटी रह गईं। हाँ भैया, उन्होंने किसी जान पहचान वाले को बता रखा था। जिस दिन मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी ना, उसी दिन की बात है। और उस दिन तक तो बात नहीं बनी थी, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने आकर बताया कि काम मिल गया है। सुमित ने निराशा के स्वर में कहा, इतने दिनों तक बेकार बैठा रहा और ऐन वक्त पर उसे दूसरी नौकरी कैसे मिल गई? इधर मैं कितना परेशान रहा, कितनी मुश्किलों से उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी का जुगाड़ करा पाया। अब की बार हैरान होने की कशिश की बारी थी। क्या तुमने सचमुच उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया, और वह भी पलक झपकते? सचमुच? मैं तो कल ही हंसी हंसी में उनसे कह रही थी, चलो नसीब ने पलटा तो खाया, और हो सकता है भैया भी तुम्हारे लिए कोई न कोई नौकरी अवश्य जुटा देंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? लगता है भगवान पूरी तरह मुझ पर मेहरबान है, नौकरी ऐसे ही पेड़ों पर थोड़ी फला करती है। बस यही तो 7 दिन पहले अर्जी दी थी और नौकरी मिल गई, और सचमुच ऐसा ही हुआ। भैया, अगर नौकरी इतनी आसानी से मिलती थी तो वे काहिलों की तरह इतने दिनों तक घर में क्यों बैठे रहे कशिश? यह सब पूछकर बड़ी हैरानी से और बड़े भोलेपन से भैया की ओर ताकती रही, एक नन्ही बालिका की तरह, कुछ ऐसी मासूमियत से कि दीन दुनिया के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। उसे तो बस यही जान पड़ता कि अगर मर्द घर में बैठा बेकार रहे तो काहिली हो जाता है। सुमित थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उसने कशिश से पूछा, तू किस बैंक के बारे में बता रही थी? नाम तो मैं नहीं जानती भैया, लेकिन बता तो किसी बैंक के बारे में ही रहे थे। उनके किसी दोस्त के चाचा या ताऊ वहाँ कैशियर हैं, कह रहे थे पगार भी अच्छी ही मिलेगी। फिर तुमने जो इतना कुछ किया उसका क्या होगा भैया? हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, और क्या। वैसे बड़ी कोशिश की थी, और वह भी
पता नहीं चल रहा है कि आखिर उसे वहाँ काम कैसे मिला। वैसे यह काम जो तुम बता रही हो वह सचमुच अच्छा था, आखिर तरक्की मिलने की भी उम्मीद है। फिर तो यह तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी की बात हुई ना भैया। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे किसी और को दे दो? हाँ, कशिश ने पूछा और आगे जोड़ा, वैसे ये भी जान पहचान वाले हैं, दोस्त के चाचा। सुमित उठ खड़े हुए। यह क्या, इतनी जल्दी जा रहे हो? ऐसा नहीं होगा, आज मुंह मीठे कराए बगैर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब जैसा भी है, खबर तो अच्छी है। अरे ओ मानव, सुन तो बेटा, कहती हुई वह अंदर वाले कमरे और बेटे से बड़ी धीमी आवाज़ में गिड़गिड़ाते हुए बोली, सुन बेटे, दौड़ कर जा और मामा जी के लिए 2 बर्फ़ी तो ले आ। पैसे मैं बाद में चुका दूंगी। दुकानदार से कहना मैं हड़बड़ी में दौड़ा चला आया। क्या, फिर उधार लाना होगा? नहीं, भले ही तू मेरा गला काट दे। और यह कहकर मानव ने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। क्या पता मामा जी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछ बैठे तो। इसी डर से तो मैं अब तक बाहर नहीं निकला था। इससे क्या हो गया बेटे? कशिश की आवाज़ धीरे धीरे और भी धीमी और फीकी पड़ गई थी। तुम कुछ न कुछ बहाना बना देना। तुम लोगों ने तो जैसे कसम ही खा ली है। ज़रूरत पड़ने पर क्या मोहल्ले की दुकान से लोग सामान उधार नहीं लाते हैं? वही लाते हैं जो उधार चुका पाते हैं। मानव ने खिड़की से बाहर ताकते हुए ही कहा। तो तुम यही कहना चाहते हो कि मैं उसका उधार नहीं चुकाती? ठीक है, मैं देखती हूँ कहीं कुछ है। आखिर बड़े बाप के बेटे जो ठहरे तुमसे तो कुछ होना नहीं है। पिछवाड़े के दरवाजे से पीछे घूमकर कशिश रसोई घर में आई। अभी भी 1 रुपया बचा है। पौष संक्रांति के दिन उसने 1 रुपये के सिक्के के साथ बाउनी बांधा था। खुली छप्पर के नीचे जाले में वह पोटली आज भी बंधी हुई है। फूस से मड़ा और सिंदूर से पता वह सिक्का। अभाव के राक्षसी पंजे ने आज तक कम से कम उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। शायद उससे बढ़ाने का साहस किया भी न था। कशिश का हाथ वहाँ तक पहुँचेगा? सहस्त्र बाहु की तरह अपना जाल फैलाए काल की सीमा में। लेकिन इसके बिना चारा भी क्या है? बाहर वाले कमरे में भैया बैठे हैं, पति को नौकरी मिली है। इस खुशी में वह उनका मुंह मीठा कराएगी। ऐसा ही तो झूठ कहा था उसने। यह कहकर आई। सिक्के में लगा सिंदूर पोंछते पोंछते उसके पुराने आंचल में छेद हो गया। लेकिन तो भी उसने इस बात का संदेह था कि कहीं उसकी व्यवस्था का अंतिम चिन्ह तो नहीं मिट जाएगा। सिंदूर का वह दाग, कहीं दुकानदार इस बात को समझ तो नहीं जाएगा? और मानव, कहीं मानव इस बात को ना समझ ले। लक्ष्मी के नाम पर मैंने भगवान को चढ़ाई हुई ये आखिरी सिक्का भी ले लिया। और उस रुपए से बर्फ़ी मंगा कर खिलाने के बारे में वह कोई तर्क नहीं जुटा पाई। लेकिन क्या कशिश भी कोई दलील दे सकती थी इस बार में? लपलपाती आग के हाथों से अपने को बचाने के लिए आदमी पानी में क्यों कूद पड़ता है भला? और तब तैरना जानते हैं और न जानने का सवाल ही कहाँ रहता है। क्या उस समय डूब जाने का डर होता है? तो ऐसा ही हुआ। इस एक बर्फ़ी के टुकड़े को अपने भाई को खिलाकर उसने अपनी तरक्की का आखिरी रास्ता भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।